हेलो व्यूज, नमस्कार। पाथफाइंडर्स मैन एकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस बजट में बहुत ही ज़्यादा पुश अगर किसी पे किया गया है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और जितना ज़्यादा इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट होता है उतना ज़्यादा हमारा लॉन्ग टर्म ग्रोथ होता है। बिकॉज इफ़ यू स्पेंड ₹1 ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, द इकॉनमी गेन्स बाई मोर देन ₹1। और इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि ₹1 जो आप खर्च करते हो रोड बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, उससे इकॉनमी को ₹1 से ज़्यादा बेनिफिट होता है। और इसीलिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ किसी भी कंट्री का अगर आपको सस्टेन करना है, देन यू हैव टू फोकस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर आप देख सकते हैं 2017-18 का डेटा, तो लगभग 4.5 लाख करोड़ का हमारा टोटल कैपेक्स पे खर्च था। लेकिन अगर मैं लास्ट इस बजट की बात करूं जो फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 फरवरी को रखने का काम किया था, उसमें देयर हैज बीन अ मैसिव इंक्रीज फ्रॉम 4.5 लाख करोड़ टू 17.1 लाख करोड़। इसमें 12.2 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कैपेक्स पे खर्च करेगी, और लगभग 5 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देगी, जिससे स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्यों में कैपेक्स पे खर्च कर सकते हैं। विच मीन्स क्लियरली कैपेक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा फोकस रहा है, एंड दिस हैज बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस फॉर दिस गवर्नमेंट, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो रेजिलियंट है। लेकिन फ्रेंड्स, बजट के बाद लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कंफर्ट जोन में काम नहीं कर रहा है, रादर वो और ज़्यादा प्रोएक्टिवली इकॉनमी के मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए बार बार नए नए चीज़ करने का प्रयास कर रहा है। और अब उसी कॉन्टेक्स्ट में एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट सामने नजर आते हुए दिख रहा है कि एक न्यू अर्बन चैलेंज फंड, जिसकी घोषणा लास्ट बजट में की गई थी, लेकिन इसको अब फाइनली यूनियन कैबिनेट जो है उसने अप्रूवल दे दिया है। तो फ्रेंड्स, ये एक अर्बन चैलेंज फंड जो है उसका मेजर फोकस रहेगा कैपेक्स में एक बहुत बड़ा जंप लाया जाए, स्पेशली इन क्रिएशन ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता है फ्रेंड्स, इंडिया जो है इट इज़ वन ऑफ द कंट्री विच इज़ विटनेसिंग द हाइएस्ट पेस ऑफ अर्बनाइजेशन, एंड अराउंड 35% पीपल आर ऑलरेडी लिविंग इन अर्बन सिटीज़। और जैसे जैसे इंडिया विकसित भारत के जर्नी पर जाएगा, मोर एंड मोर अर्बनाइजेशन इज गोइंग टू हैपन। लेकिन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा खराब है, वो चाहे हमने स्मार्ट सिटी लॉन्च किया हो या अमृत भारत स्कीम लॉन्च किया हो। लेकिन एक चीज़ हमेशा से आप देखेंगे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है। वो चाहे दिल्ली में एयर पॉल्यूशन हो जाए, या फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स हो जाए, या अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो फ्लडिंग हो जाएगा। तो ये जिस तरीके से अर्बनाइजेशन आज एक तरीके से अनप्लान्ड हो रही है, जिसकी वजह से देयर इज अ ह्यूज चैलेंज कमिंग ऑन अर्बन सिटीज़। अर्बन सिटीज़ में भी ईज ऑफ लिविंग, एक कंफर्ट लाइफ, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बनाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने अब यूनियन कैबिनेट से इस पर्टिकुलर चीज़ की अप्रूवल ले ली गई है। इसमें फ्रेंड्स, जो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पॉकेट से खर्च करने वाला है वो है 1 लाख करोड़। लेकिन ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ का नहीं होगा, ये रादर टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 4 लाख करोड़ का होने वाला है। और इसको मैं समझाऊंगा कैसे। सबसे पहले समझिए कि ये जो प्रोजेक्ट्स है इसमें क्यों बहुत कुछ चेंज किया गया है। इसमें सबसे बड़ा चेंज है कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किए जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कैसा होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका 50% जो कॉस्ट है वो मार्केट से आएगा, 25% जो कॉस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 25% कॉस्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगा। तो जिस तरीके से इसका ट्राइपार्टाइट फंडिंग स्ट्रक्चर रखा गया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पहले सेंट्रल स्टेट सारा खर्च करती थी और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता था। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करने से इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की ये काफ़ी बेटर है। तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल असिस्टेंस जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट का 25% कवर करेगा, और ये जो 25% प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो इसी 1 लाख करोड़ से आएगा। विच मीन्स अगर आप स्टेट और प्राइवेट का सबका पैसा जोड़ दो तो इससे आने वाले 5 साल में 4 लाख करोड़ का एक मैसिव इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और ये जो 50% का पैसा है इसके लिए आप स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने लोकल बॉडीज के थ्रू म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू करवा सकते हैं, बैंक लोन ले सकते हैं, या किसी प्राइवेट से आप फंडिंग भी ले सकते हैं। मतलब क्लियर कट है यहाँ पे कि सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट मार्केट फोर्सेस ये तीनों मिलके इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा।
नाउ गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड कि कैपिटल, ये जो कैपेक्स पे हम फोकस कर रहे हैं, इस कैपेक्स की यूटिलिटी, इस कैपेक्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्व करना ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ये एक बहुत पैराडिगम शिफ्ट है, मतलब एक बहुत बुनियादी शिफ्ट है इंडिया का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जहां पे पहले पूरा पैसा ग्रांट्स के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, लेकिन अब सेंटर ने कहा है दैट फर्स्ट यू परफॉर्म एंड देन यू आस्क फॉर मनी। इसलिए अब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर का 25% असिस्टेंस चाहिए, देन स्टेट्स को डिलीवर करना पड़ेगा। कैसे डिलीवर करना पड़ेगा? 50% मार्केट से पैसा लेना पड़ेगा। और मार्केट आपको पता है पैसा तभी देगा जब आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे चलेंगे, आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है दैट इफ दे नीड दिस 50% फ्रॉम द मार्केट, देन दे नीड टू क्रिएट गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 25% का असिस्टेंस देगी। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा एक आउटकम ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन यहां पे होते हुए दिख रहा है। और सबसे खास बात कि ये प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट कैसे किया जाएगा, तो प्रोजेक्ट्स के लिए आप खुद प्रपोजल दे सकते हैं, और जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट होगा, जिससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और रिफॉर्म होगा, उन प्रोजेक्ट्स को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है वो अब खुद अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक प्रपोजल्स जो हैं वो गवर्नमेंट को दे सकते हैं। तो ये एक और बड़ी डेवलपमेंट है। अब इसमें 3 तरीके के स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट क्रिएट किए जाएंगे। पहला है क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ की जितने भी लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीज़ के हैं, चाहे वो फ्लड के लिए या चाहे वो पब्लिक स्पेसेस, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स, इन चीज़ों को ठीक किया जाएगा। दूसरा, उन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाएगा जिससे सिटी का ग्रोथ हो सके, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे इंडस्ट्री को चाहिए, जो हमारे अर्बन सिटीज़ में जितने रेस्टोरेंट्स हैं या जो भी हैं आपके इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन्स हैं, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। और वाटर एंड सैनिटेशन को लेकर भी तीसरे प्रोजेक्ट्स को इसमें परमिशन दिया जा सकता है। तो बेसिकली सिटीज़ को रीडेवलपमेंट, सिटी को ग्रो करवाना, और वाटर एंड सैनिटेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आज के सिटीज़ झेल रहे हैं, उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का प्रोवाइड करना। इसमें एक और खास बात है कि सोशल जस्टिस, इक्विटी, रीजनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस दिया गया है। बिकॉज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि आपने कहा है कि अब 50% पैसा आपको मार्केट से लेना है। मार्केट जो है वो मुंबई को पैसा दे सकती है। अगर मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बना रहा है तो मुंबई की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको तो पैसे मिल जाएगा मार्केट से, बट व्हाट अबाउट नॉर्थ ईस्ट, व्हाट अबाउट हिली स्टेट्स, व्हाट अबाउट स्मॉलर अर्बन लोकल बॉडीज जिसमें 1 लाख से पॉपुलेशन कम है, उनको अगर 50% मार्केट से पैसा लेना है तो ये बहुत दिक्कत है। और इसीलिए फर्स्ट टाइम एक्सेस टू मार्केट फाइनेंस ये भी कैसे कर सके, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी स्कीम को लॉन्च किया है, जहां पर जितने भी ऐसे हमारे छोटे अर्बन लोकल बॉडीज हैं या छोटे स्टेट्स हैं, इनको इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर 5,000 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा। अब इसमें होगा क्या फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए कोई एक स्मॉलर अर्बन लोकल बॉडी है, ये एसबीआई के पास पैसा लेने जाएगा तो एसबीआई इसको पैसे नहीं देगी, लेकिन अब इस स्कीम के अंदर अगर एसबीआई इसको पैसे देती है और ये अर्बन लोकल बॉडी एसबीआई को पैसा नहीं दे सकता है, तो जितना भी एसबीआई का लॉस है वो इस स्कीम से कवर किया जाएगा अप टू 7 करोड़, जिसकी वजह से जो बैंक्स हैं या जो मार्केट फोर्सेज हैं या जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं वो इन अर्बन लोकल बॉडीज को पैसा देने से फियर नहीं करेंगे, बिकॉज उनका ये जो पैसा है इसको गारंटी किया जाएगा इस क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी स्कीम की वजह से। तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। इसका पूरा टाइमलाइन जो है वो 2025 में इसको लॉन्च किया गया था। अब ये 2031 मतलब 2026 से 2031 चलेगा, ये 5 साल का है, बट इसके प्रोजेक्ट्स को एक्सटेंड किया जा सकता है बाय फर्दर 3 ईयर 2031 से लेकर 2034 तक। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसी का आज इंपैक्ट है। जैसा इस साल इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर स्टेट ऑफ इकोनॉमी, उसमें कहा गया है कि ये जो भारत सरकार का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, वो चाहे बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म लाना हो, कैपेक्स के ऊपर फोकस करना हो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होना हो, फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो स्किल डेवलपमेंट उस पर काम करना हो, जिसकी वजह से आज हमारा पोटेंशियल जीडीपी जो है वो 6.5% से बढ़कर 7% पे आ चुका है। मतलब इंडिया की इकोनॉमी आज 7% से ग्रो कर सकती है विदाउट एनी टेंशन। लेकिन अभी भी 8% से ग्रो करना ये हमारे लिए मिनिमम है, बिकॉज वर्ल्ड बैंक हैज टाइम एंड अगेन said that if India needs to become Viksit Bharat by 2047, then the minimum by which our economy needs to grow is 8%. Hence, India's economy में ये जो structural reform है ये और करना चाहिए। और जैसा रिफॉर्म कैपेक्स इन चीज़ों पे किया जा रहा है, वैसे ही इंडिया में एजुकेशन सिस्टम पे रिफॉर्म करना चाहिए, इंडिया के हेल्थ सिस्टम में रिफॉर्म करना चाहिए, और ब्यूरोक्रेटिक में भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स हमें इस तरह चाहिए। तभी रियल ये हमारा पोटेंशियल जीडीपी 8-9
9% पे पड़ सकता है। आपकी क्या सजेशंस हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।